तिन्नापुर गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका 30 साल का एक विवाह योग्य बेटा था जिसका नाम था रमेश। इसके बावजूद वो अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत पागल थी। वो तरह तरह की क्रीम, मेकअप लगाया करती थी अपने चेहरे पे ताकि उसकी झुर्रियां ना दिखे और वो जवान दिखे। तभी एक दिन प्रसाद और रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होके डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठते हैं। फिर दीवार घड़ी की तरफ देखते हुए, पिताजी घड़ी देखिए, हाथ में बस 20 मिनट बचे हैं, जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा, माँ को आवाज लगाइए जरा। रमेश के कहने पे प्रसाद घड़ी के तरफ नजर उठा के देखते हैं। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। भले ही ऑफिस लेट से पहुंच के बॉस का पैर पकड़ लूं, पर मैं तुम्हारी माँ को नहीं बुलाऊंगा। पिताजी, अगर आप बस टिफिन के बारे में पूछने के लिए माँ से इतना डर रहे हैं तो आप बाद में मेरी शादी के लिए माँ से क्या पूछेंगे? जब रमेश और प्रसाद ऐसा बातचीत कर ही रहे थे, तभी पूरे चेहरे पे सफेद क्रीम लगाकर शारदा इडली का प्लेट हाथ में लेके वहाँ आती है। शारदा को उस हालत में देखकर वो दोनों डरे नहीं, क्योंकि उन्हें ये सब चीजों की आदत पड़ चुकी थी। फिर बिना कुछ कहे रमेश और प्रसाद चुपचाप डाइनिंग टेबल पे बैठ के इडली खाने लगे। तभी शारदा भी आके बैठती है और कहने लगती है, बेटा रमेश, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़की बहुत गुणवती है, घर के काम काज में बिल्कुल निपुण है। इतनी अच्छी लड़की आज तक नहीं देखा। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ माँ, आज तक कभी मैंने आपको ना कहा है क्या? एक बार हम जाके लड़की को देखाते हैं शारदा। मैंने देख लिया है ना, मैं क्या नहीं जानती हूँ कि मेरे बेटे के लिए पत्नी कैसी ढूंढनी है। शारदा की बातें सुन के रमेश और प्रसाद बहुत खुश हो जाते हैं। काली रंग की अनामिका को शारदा अपनी घर की बहू बना के ले आती है। शुरुआत में रमेश को अनामिका अच्छी नहीं लगी, पर अनामिका बहुत ही आज्ञाकारी थी। घर का सारा काम काज, खाना पकाना और कभी पलट के कोई जवाब तक नहीं देती थी। इस वजह से रमेश को वो धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। तभी एक दिन जब रमेश अकेले में बगान में खड़ा था, पीछे से प्रसाद उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं, देखो बेटा, तुम्हारी माँ का गलत इरादा था। ताकि वो खूबसूरत दिखे, इसीलिए वो काली रंग की अनामिका को बहू के रूप में चुनी और तुमसे वो शादी करा दी। हाँ पिताजी, अब मुझे धीरे धीरे माँ का मन समझ में आ गया है। पर बहू बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके प्यार भरे दिल के आगे ये सब सुंदरता खूबसूरती कुछ भी नहीं। उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। उस बात से दुखी मत हो और उसे तकलीफ मत देना। एक साथ खुश रहना। उनकी बातें सुन के रमेश भी सोचने लगा और उसे लगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब से वो अनामिका के साथ हंसते खेलते हुए जीवन बिताने लगा। पर ये सब देखकर शारदा को जलन होने लगी। इस वजह से वो पूरे परिवार के सामने में अपनी खूबसूरती की तारीफ करने लगी और बहू के काले रंग के बारे में उल्टा पुल्टा कहने लगी, जिस वजह से सभी लोग अनामिका से बातचीत बंद कर दिए, दोस्ती तोड़ दिए। अगर अनामिका खुद से बात करने भी जाती थी तो लोग उससे दूर चले जाने लगे। इन सारी चीजों से अनामिका बहुत दुखी हो गई और जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे वो बैठ के रोने लगी। अनामिका ये नहीं जानती थी वो एक मायावी पेड़ है। मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों जन्म दिया? कोई मुझसे अब बात तक नहीं कर रहा है, कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है, कोई मुझसे मिलना तक नहीं चाहता। मेरी सासू माँ मुझे पसंद करके बहू बना के ले आई, इससे मैं बहुत खुश थी। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग उन्हें कहे कि बस वही खूबसूरत है। इस तरह दुखी होकर रोते रोते अनामिका कहती है। ये सब देखकर वो जादुई पेड़, देखो बेटा, मैं एक मायावी पेड़ हूँ, तुम डरो नहीं। काफी देर से मैं तुम्हें रोते देख रही हूँ, क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है? ये सुनकर अनामिका हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करती है। स्वास्थ्य लेकर नहीं है वृक्ष माता, सुंदरता लेके है। मेरा रंग काला है, इस वजह से कोई मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है और मैं कितना सहन करूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वृक्ष माता, आप मेरी जान ही ले लीजिए। इतनी कठोर नहीं हूँ मैं, पर मैं तुम्हें एक मायावी क्रीम दे सकती हूँ। सोने से पहले उसे अपने चेहरे पर लगाकर सो जाना,
कुछ ही दिनों में तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वो जादुई पेड़ अपने हाथों से एक फेस क्रीम उसे देती है। खुशी से अनामिका वो लेते हुए कहती है, हे वृक्ष देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये मदद मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। देखो बेटा, पर एक बात का ध्यान रखना, चाहे तुम्हें कितनी भी खूबसूरती मिले, कभी किसी का अपमान मत करना और किसी के बारे में कभी बुरा भला मत कहना। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी खूबसूरती चली जाएगी। फिर वो मायावी पेड़ एक साधारण पेड़ में बदल गई। अनामिका खुशी खुशी मायावी फेस क्रीम लेकर घर लौट गई। रोज सोने से पहले अनामिका उस फेस क्रीम को लगाया करती थी। एक दिन सासू माँ शारदा ने क्रीम लगाते देख लिया तो अनामिका से पूछा। अनामिका ने सारा सच बता दिया। ये सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आया। एक दिन जब अनामिका बाजार गई तो शारदा ने वो क्रीम चुरा लिया। अब मैं बहू का ये मायावी क्रीम लगाऊंगी और मैं और भी खूबसूरत हो जाऊंगी। यही सोचते हुए वो हॉल में गई तो देखी अनामिका बाजार से लौट आई है। जल्दी से शारदा वो क्रीम छुपा लेती है और कहती है, क्या बहू, तुम गई और जल्दी लौट आई, काम खत्म हो गया? नहीं सासू माँ, पैसे ले जाना भूल गई थी। ऐसा कहकर टीवी के पास रखा हुआ पैसे लेके वो चली गई। शारदा बहू का चुराया हुआ क्रीम ले जाके अपने कमरे में छिपा देती है। ऐसे ही दिन निकल जाता है। फिर रात में अनामिका चेहरे पे क्रीम लगाने के लिए जाती है, पर क्रीम कहीं नहीं मिलता। वो हर एक जगह ढूंढ लेती है, हॉल, किचन, पर उसे कहीं भी क्रीम नहीं मिलता। वो अपने कमरे में आके दुखी होकर बैठ जाती है। उधर शारदा अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने अनामिका का वो चुराया हुआ क्रीम मजे से अपने चेहरे पे लगा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद, जल रहा है मिर्ची, मेरा चेहरा जल रहा है, जल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई बचाओ। इस तरह चिल्लाते हुए वो बाथरूम की तरफ भागती है। फिर जाके वो अपना चेहरा धोती है। शारदा देखती है कि उसका चेहरा काला हो गया है। ये देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। अरे मेरा चेहरा! वो रोने लगती है। रोने की आवाज सुन के प्रसाद, रमेश और अनामिका तीनों उसके पास आते हैं। शारदा का चेहरे का रंग काला पड़ गया है देखकर उन्हें हंसी आने लगती है, पर हंसने से शारदा को बुरा लगेगा, इसीलिए वो दुखी होने का मुंह बनाते हैं। सच बताओ, मायावी वृक्ष द्वारा दिया हुआ ही फेस क्रीम था ना? हाँ सासू माँ, पर कहा गया था लालच और जलन की भावना ना रखने को। ये बात मैं आपको बताना भूल गई। ऐसा कहकर अनामिका मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। शारदा बैठ के आंसू बहाने लगती है। अब ज्यादा देर वहाँ रहना सही नहीं है, ये सोचकर प्रसाद और रमेश कट लेते हैं। तब जाके शारदा को पता चला कि लालच और ईर्ष्या हमेशा पीड़ा ही देती है। एक गांव में गरीब सास बहू शारदा और अनामिका रहा करती थी। सास बहू ठेले में डोसा बनाकर बेचा करती थी और उन्हीं पैसों से अपना जीविका चलाती थी। इसी के साथ वो अपने अपने आलसी पतियों का भी देखभाल किया करती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वो ठेला गाड़ी में डोसा बनाकर बेच रही थी। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म डोसा खाइए। अदरक डोसा, प्याज डोसा, मसाला डोसा, उत्तपम, जो चाहेंगे चुटकी बजाते ही अपने सामने पाएंगे। गर्मा गर्म डोसा आपको जरूर पसंद आएगा। आइए बाबू आइए। इस तरह सासू माँ चिल्ला चिल्ला के ग्राहकों को बुलाती है। सड़क पे बहुत भीड़ भाड़ थी, लोग अपने अपने काम पे जा रहे थे, इसीलिए शारदा के बुलाने पे कोई ग्राहक उसके दुकान पे आया नहीं। ऐसा कि किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। ये देखकर अनामिका कहने लगती है, ये क्या सासू माँ, सुबह के 10 बज के निकल चुके हैं, फिर भी एक भी ग्राहक आज हमारे ठेले पर आया नहीं। कैसे आएंगे बहू, हमसे जलन के मारे गली मोहल्ले में लोगों ने टिफिन सेंटर खोल लिया है, तो वो लोग नाश्ता करने इतनी दूर क्यों आएंगे? अब क्या होगा सासू माँ, आज भी चावल का घोल बर्बाद होगा, उसे आज भी कचरे के डब्बे में फेंकना होगा। इस तरह कहकर अनामिका दुखी हो जाती है। शारदा बिना जवाब दिए बस इतना आस रखती है कि कोई ना कोई ग्राहक तो उसके दुकान जरूर आएगा, इसीलिए वो चिल्लाते रहती है। काफी देर तक बुलाने के बाद भी कोई ग्राहक जब आया नहीं, शारदा थका हार के एक स्टूल पे आके बैठ जाती है। इसी तरह 1 घंटा निकल गया। फिर राजा नाम का एक नियमित ग्राहक, जो कि एक किसान था, वो उसी सड़क से गुजर रहा था।
उसे देखकर शारदा पूछती है, क्या हुआ राजा, तुम डोसा खाने ठेले पर आए नहीं? आपके डोसा में क्या खास है शारदा दीदी? आप यहाँ 30 रुपए में बेच रहे हैं और हमारे गली में 25 रुपए में ही मिल रहे हैं, वो भी आपकी दूर की रिश्तेदार रमनी के ही पास। उसका डोसा हमारे डोसा से स्वादिष्ट है क्या? क्या वो हमारे तरह स्वादिष्ट चटनी दे रही है? वो तो मैंने गौर नहीं किया दीदी, पर बड़ी बात है कि 5 रुपए मेरे पास बच रहे हैं। उसके ऊपर पूरा गांव घूम के आपके पास आना पड़ेगा, इतनी क्यों मेहनत करूं? इसीलिए वहीं घर के पास रमनी से ले लेता हूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे भी 25 रुपए दे दो, तुम तो अपने ही हो। अगर पहली ये बात कही होती तो क्या मैं ना कहती तुम्हें? तुम ही बोलो। हाँ ठीक है दीदी, आज तो मैंने रमनी के यहाँ खा लिया है, कल आऊंगा। जान पहचान को भी बता देना। राजा ठीक है कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद भी उसके दुकान पर खाने के लिए कोई नहीं आया। वो काफी देर तक इंतजार करते रहे, फिर शाम को घर लौट गए। फिर खाना खा के वो सोने चले गए। 1 घंटा निकल गया, लेकिन सास बहू को नींद नहीं आ रही थी। अब चूंकि उनका व्यापार ठीक से चल नहीं रहा था, तो दोनों महिलाएं ही बहुत चिंतित थी। दोनों के दिमाग में किसी तरह की कोई तरकीब भी ठीक से नहीं सूझ रही थी। वो परेशान होकर व्यापार को लेकर एक दूसरे से बातें ही कर रही थी। काफी देर तक बातचीत करने के बाद उन दोनों को नींद आ जाती है। कुकड़ू कू की आवाज से जब अगले दिन उन दोनों की नींद खुलती है, तो सास बहू चूल्हे के पास बैठकर ये फैसला लेती है कि आज वो डोसा का ठेला जाके नहीं लगाएगी। उन दोनों की ये बात बगल में बैठे अखबार पढ़ रहे प्रसाद के कानों तक जाती है। डोसा का व्यापार अगर ना करे तो कौन सा व्यापार करेंगे हम? मैं भी वही बात सोच रही हूँ सासू माँ। सास बहू जब बातें कर रही थी, प्रसाद अखबार पढ़ते पढ़ते एक मुर्गी को देखते हैं। मुर्गी बगान में भाग रही थी। मुर्गी को देखकर प्रसाद के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो शारदा और अनामिका को बताते हैं। अनामिका, शारदा, तुम दोनों इधर आओ तो, एक बड़ी अच्छी तरकीब आई है, तुम्हें बतानी है। बताइए ना पिताजी, मैं यहीं से सुन पा रही हूँ। शारदा बिना कुछ कहे हुए पति प्रसाद के पास चली जाती है। बताइए, क्यों बुला रहे थे? अनामिका, तुम्हारी सासू माँ आ गई है, अब तुम आ जाओ। एक अच्छी तरकीब आई है जिससे तुम्हारा डोसा का व्यापार अच्छा चलेगा और तुम लोग अच्छे पैसे कमा सकते हो। आना है तो आओ, नहीं तो आगे तुम्हारी मर्जी। पिताजी की ऐसी बातें सुन के अनामिका किचन से अदृश्य हो गई और चुटकी बजा के वो पिताजी के सामने हाजिर हो गई। बताइए पिताजी, कैसी तरकीब? बताइए ना जी, कौन सी तरकीब आई है आपको? कितने तरह के डोसा बना के बेचती हो? ऑनियन डोसा, रवा डोसा, मसाला डोसा, जिंजर डोसा, तरह तरह के डोसा बना के हम बेचा करते हैं। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? बताइए, इसके अलावा आपके पास कोई और तरकीब है क्या? है ना शारदा, चिकन डोसा, चिकन टिक्की डोसा, चिकन मसाला डोसा, चिकन फ्राई डोसा, चिकन तंदूरी डोसा। इस तरह चिकन के जितने तरीके बन सकते हैं उतने तरीके डोसा बना के बेचो। फिर ऊंची आवाज करके सभी को चिल्ला चिल्ला के बताओ, तब लोगों को लगेगा तुम्हारे पास कुछ अलग है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और खा कर जाएंगे। प्रसाद कहते हैं। सास बहू प्रसाद का मुंह देखते ही रह जाती है। उसके बाद भी उनके दिमाग में जो जो बातें आती गई वो बताते गए। अगर उन्हें स्वाद पसंद आया तो हमारे पास आकर ही खाएंगे। भले कितने भी दुकान लग जाए, लेकिन वो हमारे पास ही आएंगे। अब बताओ शारदा, मैंने कैसी तरकीब दी है? प्रसाद की ऐसी बातें सुनकर सास बहू उनकी तारीफ करते हुए तालियां बजाती हैं। प्रसाद बहुत खुश होते हैं। फिर शारदा और अनामिका वेज नॉन वेज डोसा बनाने की तैयारी कर लेती है और ठेला लेकर निकल जाती है। आइए बाबू, आइए, गर्मा गर्म चिकन डोसा खाने आइए। चिकन डोसा, चिकन टिक्का डोसा, चिकन मसाला डोसा, चिकन उत्तपम, जो चाहेंगे चुटकी बजा के वही पाएंगे। जैसे ही ऑर्डर देंगे 5 मिनट के अंदर गर्मा गर्म डोसा आपके सामने होंगे। स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा, आइए बाबू आइए।
इस तरह से सभी को वो चिल्ला के बुलाती है। सभी गांव के लोग चिकन के तरह तरह वैरायटीज के डोसा के बारे में सुनकर उसका स्वाद लेने के लिए उसके दुकान में आने लगते हैं। लोग आते हैं और अपने अपने पसंदीदा चिकन डोसा खा के जाते हैं। सुबह से जो वो डोसा बनाना शुरू करती है, शाम तक वो डोसा बनाती ही रहती है। आखिरकार सारे बर्तन एक एक करके खाली हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ग्राहक वापस भी लौट जाते हैं। उस दिन से सास बहू शारदा और अनामिका चिकन डोसा बना के बेचना शुरू कर देती है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।